हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर लाइट लिया है। पहले हम इस लाइट में हालांकि काफ़ी चैप्टर है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, फिर उसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे, देन आफ्टर प्रिज्म पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के लिए, हर पार्ट के लिए मिनिमम 2 वीडियो इसकी बना दें, ठीक है। तो डेली आपके पास एक वीडियो आती रहेगी। तो जल्दी से हम जितना जल्दी हो सकेंगे इसमें जल्दी इसको कवर करेंगे, ताकि एग्जाम्स के काफ़ी पहले आपका ये कंप्लीट हो जाए और आप इसको तैयार करो। साथ ही साथ इसके जो 20 मार्क्स के आपके MCQs हैं उसकी भी हम की यहीं पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, जिसकी आज फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि सर लाइट क्या चीज़ है। लाइट, हाँ वही जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ब्राइटनेस दिख रही हो, जिसकी वजह से आप हमें देख पा रहे हो, जिसकी वजह से मैं आपको दिख रहा हूँ मोबाइल के थ्रू। अगर मान लीजिए आपके कमरे में जो बल्ब लगा है, लाइट लगी है, अगर उस बल्ब को बंद कर दिया जाए तो आप कमरे में कोई भी चीज़ नहीं देख पाओगे। तो लाइट क्या है? लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। लेकिन वो तो बात सही है, लेकिन एग्जैक्ट में लाइट क्या चीज़ है? तो लाइट की डेफिनेशन में लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी वो एक एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक एनर्जी का ये फॉर्म है, जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए ऐसे कि एक घना भयानक जंगल है, एकदम सुनसान अंधेरी रात, घना भयानक जंगल, सब कुछ अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें भी एक घर है जो काले कलर से पेंट किया गया है। आप उसके अंदर हो, मान लीजिए आप उसके, क्या आप अपने फ्रेंड के साथ अगर उसके अंदर हो तो क्या आप अपने फ्रेंड को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही आप एक माचिस की तीली जला लेते हो तो वहां पर लाइट सोर्स वो माचिस की तीली हो गया, जिसकी वजह से लाइट आ गई। अब आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ओके, ठीक है सर, लाइट समझ गए, बढ़िया। अब लाइट की भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि भाई ये रिवीजन सीरीज है तो इसमें हम थोड़ा स्पीड में सारी बातें करेंगे। तो अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि लाइट सर कैसी होती है, क्या कैसा इसका नेचर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में नंबर 1 कि लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कैसे चलती है भाई साहब? स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि इसकी स्पीड, अब भाई जी कोई चीज चलती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, जिसे हम तुम हिंदी में चाल कहते हो। तो उसकी स्पीड क्या हर जगह बराबर हो? जैसे इस समय आपके कमरे में लाइट बल्ब से लाइट आ रही है तो बीच में एयर है, और यही लाइट बल्ब अगर आप पानी के अंदर लगा लो तब भी लाइट चलेगी। क्या दोनों ही सूरतों में लाइट की स्पीड सेम है? तो जवाब है नहीं। तो लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम्स में अलग अलग होती है। अब बात आती है मीडियम क्या चीज़ है। जैसे लाइट, जैसे मीडियम की बात करें तो वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, जिसके अंदर से लाइट गुजरती है, ठीक है। देखिए, तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया का मतलब मीडियम्स का प्लूरल है ये। इन डिफरेंट मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट हर मीडियम के लिए सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। अगर एक टॉर्च से हम एयर में लाइट मारे तो उसकी स्पीड अलग होगी, उसी टॉर्च से हम पानी के अंदर लाइट चलाएं तो उसकी स्पीड अलग होगी। तो डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। फिर बात आती है अगर अलग अलग स्पीड होती है तो किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा। जैसे ऐसे सोचिए कि आप खाली रोड पे दौड़ रहे हो और आप एक लाइट हो, तो आप खाली रोड पे दौड़ोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर आप भरी भीड़ वाली रोड पर दौड़ोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना। यानी कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मीडियम के पार्टिकल का साथ में होना, मतलब अगर पार्टिकल बहुत पास है तो हम उसे बोलते हैं डेंसर मीडियम, और पार्टिकल बहुत दूर दूर अगर है तो उसे बोलते हैं रेयर मीडियम। तो लाइट कभी भी डेंसर मीडियम में मूव करेगी तो जाहिर है जैसे आप भीड़ में दौड़ोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी तरह लाइट की भी, अगर आप डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड धीमी होती है, और अगर रेयर मीडियम में करेगी तो उसकी स्पीड तेज होगी। अगर मान लीजिए कंसिडर करिए कहीं ऐसी जगह है जहां पार्टिकल ही नहीं है, मीडियम के पार्टिकल ही नहीं है, भाई पार्टिकल ही तो लाइट की स्पीड को कम करते हैं, पार्टिकल ही नहीं है तो वहां लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा होगी ना। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम को ऐसा कंसिडर करते हैं हम
कि वहां पर कोई पार्टिकल है ही नहीं, तो उस समय लाइट को धीमे करने वाला कोई है ही नहीं, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम बात करें द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। हाँ वन थिंग वैक्यूम की स्पेलिंग पर विशेष ध्यान। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वैक्यूम के स्पेलिंग को VACCUME लिखते हैं या VACCUM लिखते हैं वैक्यूम, ये गलत है, सरासर गलत है। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या है? VACWUM। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स ऐसे आपको ये फिगर्स में थोड़ा सा अजीबोगरीब बोलने में लग रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा फील कराता हूँ आपको। देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख दें, 5 इधर और 3 इधर, 3 जीरो इधर निकाल दिया, मीटर पर सेकेंड। ये 3 जीरो को मैं एक साथ लिखूं तो 1000 मीटर लिखा हुआ, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये किलोमीटर पर सेकेंड बन गया। अच्छा 10⁵ का मतलब क्या हुआ? 10⁵ का मतलब होता है 1 2 3 4 5, है ना? तो 10⁵ का मतलब हो गया 1 के आगे 5 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, यानी ये लाख हो गया, यानी इसको हम बोल सकते हैं लाख। तो ये 1 लाख हो गया, तो ये हो गया 3 लाख, है ना? ये हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। ऐसे फील करिए, 1 सेकेंड में लाइट कितनी दूर जाएगी? 3 लाख किलोमीटर। इसका मतलब लाइट की स्पीड कितनी हो गई? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट मींस हम इसको दिखाते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कहाँ ये मैक्सिमम है? वैक्यूम में। कहाँ? जहां उसे रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है, वहां पर ये। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल सी। किससे? स्मॉल सी। तो हम स्मॉल सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? स्मॉल सी की वैल्यू लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपने दिमाग के किसी कोर्स में इसको बैठा लें, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज मैक्सिमम। जो क्या है? मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। ओके, तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है, तो उसको निकालने का तरीका अलग अलग होगा। उसको निकालने का तरीका हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में। ओके, तो अभी फिलहाल इतना ध्यान दीजिए। दूसरी बात आपको बताते हैं, बढ़िया बात, कि लाइट जो होती है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है। क्या? कि ये एक मीडियम ऐसा जो बहुत स्मूथ हो, तो उससे टकरा के वापस भी आ सकती है, या किसी हार्ड बॉडी से टकरा के वापस भी लौट सकती है, यानी चिकने पृष्ठ से टकरा के वापस भी आ सकती है। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का पहला पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो लाइट क्या क्या कर सकती है? लाइट कैन अंडरगो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे चैप्टर्स हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, एटसेट्रा। लाइट ये काम कर सकती है। क्या क्या? रिफ्लेक्शन कर सकती है, रिफ्रैक्शन कर सकती है, डिस्पर्जन कर सकती है, और स्कैटरिंग भी लाइट का हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। दूसरी बात, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग होती है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है, वैक्यूम को जहाँ कोई मीडियम पार्टिकल नहीं होता है, और जो कि सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट जिसमें होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और लाइट क्या क्या काम करेगी? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, और भी चीजें एक्सेट्रा मैंने लगाया। इसके बाद भी और भी फिनोमेना होते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं हटा दूं
3, 2, 1। हो गया है साफ। ओके, तो अब बात करते हैं भाई इस चैप्टर के सबसे भयानक चीज की। हाँ भयानक लगता है, वो है नहीं भयानक, अभी देखना एकदम मलाई हो जाएगा, है ना। क्या है भाई साहब, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हिंदी में बोले तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझिए है क्या चीज? मतलब लाइट का कहीं से आना और किसी भी सरफेस से टकरा के वापस वहीं चले जाना। रिफ्लेक्शन इसी को तो बोलते हो भाई, तुमने मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब कोई चीज टकरा के वापस वहीं आ जाए, तो इसे बोलेंगे हम क्या? रिफ्लेक्शन। जैसे 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 सर जी मान लीजिए थोड़ी देर ये कोई स्मूथ सरफेस है आपकी, मान लीजिए मिरर है, शीशा है, पॉलिश है, टाइल्स है, या ये जो मैं बोर्ड है ये भी थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड है, पूरी तरह से नहीं लेकिन है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसकी एक तरफ मैंने कर दी पॉलिश, ये क्या होती है अभी मिरर बनाएंगे, ठीक है। अब ये जान लो कि एक शीशा है, कांच है, जिसके ऊपर हमने टॉर्च से लाइट मारी, ठीक है, ये लाइट मारी, तो ये लाइट कहां से आ रही है सर? ऊपर एक मीडियम होगा, मान लेता हूं मैं एयर से आ रही है। कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। तो लाइट एयर से आई और यहां पर टकराई, इस मिरर पे टकराई, और वापस फिर से लाइट कहां चली गई? एयर में ही चली गई। मतलब लाइट जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में चली जाए, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? लिख देंगे व्हेन अ लाइट रे comes from a medium fallen down on the surface of smooth surface, ऐसे लिखते हैं, fallen down on the smooth surface and sent back to the same first medium, वापस वो अपने ही मीडियम में चली जाए जिस मीडियम से वो आई है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। शॉर्टकट में भी लिख सकते हो क्या, बहुत सी किताबें लिख देती है क्या? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या चीज? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस is called reflection of light। ये भी आप लिख सकते हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओहो इतनी सारी थ्योरी बता दी। अरे इतनी सारी थ्योरी नहीं, जो भी आप कर लो। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड अरे मैं भूल गया, कैसे लोग हैं, कॉल्ड भूल जाते हैं। कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ, कॉल्ड नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं तो कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा? कहना जरूरी है, समझे? तो देखो वैसे कुछ भी कह दो, सुन कहाँ पाएगा, कान तो होते नहीं है। देखिए द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके ठीक है सर, ये आपने एक डायग्राम बना दिया, लेकिन कुछ कमी लग रही है सर इस डायग्राम में। हाँ थोड़ा अभी इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। पोस्टमार्टम करना जरूरी है, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई, इसके कुछ लॉज होते हैं, तो उसके लिए मुझे इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। सुनिए ये क्या चीज है भाई साहब? ये क्या है? स्मूथ सरफेस है। ये क्या है? स्मूथ सरफेस कह लो, और ये इसका पॉलिश साइड है। तो इस सरफेस का नाम भूल दे देते भाई, हर चीज का नाम होता है ना। आपका भी नाम है चिंटू, गोलू, पप्पू, कुछ भी नाम होगा आपका, है तो इसका भी नाम है जेड डैश। ये लाइट आ रही है, तो आने वाली लाइट को कुछ नाम देते हैं। क्या? आने वाली लाइट को कुछ नाम देते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। हिंदी मीडियम बिल्कुल निराश मत हो, हम इसको हिंदी में भी बोल देते हैं। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो क्या?
जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम की सतह को टकराकर वापस या पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। फिर से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप रिवाइंड करके फिर से सुन के नोट कर लेना, ठीक है। तो अब बात आती है आने वाली किरण, ये जो है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तन बोलते हैं ना घटना को, तभी इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, एक चीज और है भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। जिस पॉइंट पे लाइट आई है, ये लाइट आई है तो नाम से ही पता चलेगा, लाइट इस पॉइंट पे आई है। आने वाले को इंसिडेंट बोलते हैं। इससे बोलने के भाई साहब हम ओ से डिनोट कर देते हैं, आने वाली लाइट को ए, जाने वाली लाइट को रे को ओ बी, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं भाई साहब क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आ रही है यहाँ पर लाइट तो आपतन बिंदु, इस बिंदु पर आ रही है तो आपतन बिंदु। अब कुछ लोग कहेंगे सर जा भी तो रही है यहीं से, रिफ्लेक्ट हो रही है तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कह सकते इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्यों कह रहे हैं? भैया पहले लाइट आएगी या पहले लाइट जाएगी? सीधा सा लॉजिक है ना भाई। पुत्र का नाम पिताजी के नाम पे रखा जाएगा ना, पिताजी का नाम पुत्र के नाम पे नहीं रखा जाएगा। तो पहले लाइट आ रही है इसलिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर लाइट गई है इसलिए रिफ्लेक्टेड रे के नाम पे नाम नहीं रखा जाएगा। ओके, अब एक चीज और होती है इसमें, इस सरफेस के इस पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर टाइप ऐसे लाइन खींच दी है जो सरफेस पर 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं भाई साहब क्या? इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज एन दे दिया, इसे बोलते हैं क्या? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल तो सर हम कहीं भी खींच सकते थे, हम यहाँ भी खींच सकते थे, हम यहाँ भी खींच सकते। आपने कहाँ खींचा है? ओ पर। तो पूरा नाम है नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ये सब नाम याद रखो। आने वाली को इंसिडेंट रे, जाने वाली को रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर आई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे 90 डिग्री है उसे नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब बहुत जरूरी है। क्यों? अभी जब लॉ बताएं केवल आप इसको रीड कर लो एक बार, आप कर लो। ओके, सीधी बात। तो यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर क्या क्या है? वेयर जेड जेड डैश बराबर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। दूसरी बात ओ ए क्या चीज है? इंसिडेंट रे। ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में, पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। इंसिडेंट रे। दूसरा ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ बी क्या चीज है? ओ बी हो गई। अच्छा, इसको एओ लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। एओ, ए से ओ की तरफ, ठीक है। ओ बी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद ओ एन क्या है? नॉर्मल ऑन दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक बार मैं देख लूं सब कुछ फ्रेम में है या नहीं। बढ़िया, सब कुछ फ्रेम के अंदर। ये अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या चीज है? अरे भाई साहब, ये लिखा है वेयर इस डायग्राम के लिए। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, देन आफ्टर आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद वेयर करके ये सारे पैरामीटर लिखने हैं। अभी 2 पैरामीटर इसमें और हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा भी करेंगे, अभी मैं उसमें नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे इस थ्योरी को नोट कर लो ताकि हम इसके बाद की चर्चा यहाँ कर लें, ठीक है, जल्दी से। हाँ, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। आलसी हो ना तुम लोग, लिखते हैं ना स्क्रीनशॉट लिखते हो सर, डिजिटल जमाना है। हटा दो, हटा दो। 3 2 1। ओके, ठीक है, हटाते हैं। ठीक है, यहां तक बात कर ली। अब इसके होते हैं कुछ भाई साहब क्या, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं या लिखते हैं यहीं पर अगली हेडिंग होती है क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो भाई साहब देयर आर 2 लॉज। क्या बोलते हैं? देयर आर 2 लॉज, देयर आर 2 लॉज। ओके, तो भाई साहब देयर आर 2 लॉज। हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। ओके, फर्स्ट लॉ, ठीक है।
अब परेशान मत होना, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप जो फर्स्ट लॉ बता रहे हो तो सेकंड लॉ है, कुछ कह रहे हैं जो सेकंड बता रहे हो तो फर्स्ट लॉ है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, आप कोई भी लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, लगे हाथ, ये वाला एंगल जो होता है इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। आई मतलब आइनर इंसिडेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल आई बराबर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो हो गया इसे बोलते हैं आर। तो एंगल आर क्या चीज है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है ना वहां से। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्या बोलते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब समझिए फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। या आप लिख लेना हिंदी में, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equals to angle of incidence, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं भाई साहब आर, वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई के बराबर होता है। तो दैट इज करके हम ये लिख सकते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही भाई साहब क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ तैयार, ठीक है। अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ डेफिनेशन क्या होगी? तो सीधा सा लॉजिक है, किसके किसके बीच में बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल। द एंगल सबटेंडेड between incident ray and normal on the point of incidence, केवल पढ़ देना। the angle subtended between incident ray and normal on the point of incidence is called angle of incidence, यानी आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? इसको आपतन बिंदु पर अभिलंब। जितने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी को इग्नोर करके पढ़े, वरना कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बने उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल सबटेंडेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। यानी परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। जल्दी से आप इसे नोट करो ताकि हम सेकंड लॉ के लिए भी लिख सकें, जगह बन जाए, ठीक है। इतनी जगह में आ नहीं पाएगा क्योंकि अब फिर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सेकंड लॉ जल्दी से नोट कर लें। अरे स्क्रीनशॉट हटाएं, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है। हम सेकंड लॉ की तरफ चलेंगे, ठीक है। नंबर 2 सेकंड लॉ, ओके। सेकंड लॉ क्या कहता है? बस आपको ये तीनों चीजें रीड करनी है, समझना मेरी बात को। ये तीनों चीजें रीड करनी है। क्या है? पढ़िए। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रे होती है। ये कोई रे नहीं है बल्कि ये केवल एक नॉर्मल मतलब डायरेक्शन है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal on the point of incidence, point of incidence, और 3 हो गया है, और 3 lie on a same plane, on a same plane, ओके। हाँ भाई साहब, बड़ा अटपटा सा लॉ है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल 3 लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये प्लेन नहीं है, अंधकारवश आप तो यही वाला समझते हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये पेपर है, ठीक है। ये पेपर है, अगर मान लो इस पे ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, दिख रहा है ना? ये लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये नॉर्मल है। तो आप सोच रहे हो ये वाले प्लेन की बात हो रही, इस प्लेन की बात नहीं हो रही।
मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने लाइट ऐसे भेजी है तो लाइट ऐसे ही जाएगी, मतलब ऐसे लाइट इंसिडेंट होने के बाद ऐसे लाइट जाएगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। मतलब अगर मैं इस प्लेन को ऐसे मान लूँ, कोई एक प्लेन ऐसा, तो लाइट अगर इससे टच होके जा रही होगी तो रिफ्लेक्शन वाली लाइट भी टच होके जाएगी। मतलब इस समय वो हमारा प्लेन कौन है, ये बोर्ड। इससे मतलब नहीं, ये तो मिरर है, इस मिरर वाले प्लेन से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब है इस वाले प्लेन से कि लाइट इससे टच होके आ रही है, इसी से टच होके जाएगी, मतलब ना बाहर के एक्सेस पर आएगी ना अंदर जाएगी। मतलब समझे कि ये इसी प्लेन पर रहेगा, इसी प्लेन पर रहेगा। मतलब लाइट ऐसे फेंकी है तो ना इधर जाएगी ना अंदर जाएगी। ओके, तो लाइट हमेशा सेम प्लेन, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पर होंगे। तो ये मतलब, और भाई साहब क्लियरिफिकेशन देने के लिए अगर मैं इसका 3D डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से, देखो जरा ध्यान से, शायद कोशिश सफल हो जाए मेरी। 3D पहले गंदा बना दिया मैंने, पहले ही गंदा गंदा सा बना रहा हूँ। देखिए अगर मान लो ये हमारा वही मिरर है, ठीक है, इस पे लाइट आई और लाइट चली गई, तो जो हम जिस प्लेन की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये लाइट आई ये चली गई, तो वो प्लेन भाई साहब ये है, ये वाला प्लेन, ठीक है, ये लाइट आई ये चली गई, तो ये वाला प्लेन है, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये वाला प्लेन है जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसी पे देखो नॉर्मल भी है, इसी से टच करके, तो टच करने का मतलब उस प्लेन पर होना, टच करने का मतलब उस प्लेन पर होना। जैसे मेरा हाथ इस समय इस बोर्ड के प्लेन पर है और अब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है मेरा हाथ इस बोर्ड से, ठीक है। इसी तरह मिरर क्या है, 90 डिग्री बना रहा है इस बोर्ड वाले प्लेन से, और हमें बात कौन सी करनी है, बोर्ड वाला प्लेन। तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है, विच इज परपेंडिकुलर टू जेड जेड डैश। तो हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू जेड जेड, जो जेड जेड डैश पर परपेंडिकुलर, ये मिरर है और वो वाला प्लेन जो हमारा बोर्ड है वो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाले प्लेन की बात हो रही है, तो गलत मत समझना कभी, पता है ये वाला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाइज सेम प्लेन, ये वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन। ओके, दूसरी बात, ये तो भाई साहब आपकी बात हो गई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीजें न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं। क्या, पहली चीज तो सबसे ज्यादा बढ़िया न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट लॉ से बन जाएगी, जहां हमने बताया ये और ये बराबर होते हैं। एक एंगल के बारे में बात करेंगे, इसके ये एंगल के बारे में बात करेंगे, इसे दिखाते हैं भाई साहब। सर ये क्या बना दिया आपने, इसे बोलते हैं भाई डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा, है ना। अब हिंदी मीडियम वाले लोग कह रहे हैं कि आपने हिंदी में नहीं बताया। अरे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तल, प्लेन मतलब तल, जो कि जेड जेड डैश के लंबवत है, लंबवत का साइन होता है ये परपेंडिकुलर का, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा, इसे बोलते क्या है भाई साहब, इसी नीचे जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है। डेल्टा जो होता है भाई साहब वो होता है ग्लांसिंग एंगल। क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल। क्या होता है, ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, मिरर के साथ लाइट कितना एंगल बनाती है, मिरर के साथ लाइट कितना एंगल बनाती है, दैट इज योर ग्लांसिंग एंगल। अच्छा एक बात बताइए, अभी मेरे को लगा नॉर्मल मिरर के साथ कितना एंगल बनाता है, 90, और ये मिरर के साथ कितना बना रहा है, डेल्टा, और ये बना रहा है, क्या ये दोनों मिलके, थोड़ा मैथ लगाएंगे, दोनों मिलके 90 नहीं बना रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें डेल्टा प्लस आई मिलके क्या बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, डेल्टा इक्वल टू हो गया 90 माइनस आई। तो ये निकल आई ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू। डेल्टा ये पूरा 90 है, एल बन रहा है, उल्टा है, तो डेल्टा प्लस आई मिलकर 90 बना रहा है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या निकलेगी, 90 माइनस आई, डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस आई। तेरा मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही है, बिल्कुल, डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस आई। ओके, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए ताकि मैं इसे हटा दूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, एक चीज और बताता हूँ, क्या, इसके बाद की बात, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मिरर ना होता, अगर मान लीजिए मिरर ना होता तो ये लाइट किधर चली जाती है, ये लाइट सर ऐसे सीधे चली जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर ये लाइट ना, ये मिरर ना होता तो ये लाइट सीधे चली जाती। जैसे हमने मिरर लगाया तो यही वाली लाइट घूम के इधर चली गई, फिर समझना, ये लाइट ऐसे सीधे जा रही थी, जैसे मिरर लगाया ये घूम के इधर चली गई, ये लाइट जैसे मिरर लगाया ऊपर चली गई। तो ये लाइट कितना बेंड हो गई, ये वाली लाइट, ये जो ये डॉट वाली लाइट है, ये कितना बेंड हो गई सर, इतना बेंड हो गई, कितना, इतना, इतना। इसे बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं,
डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो इसके बाद की बात है यहाँ, तो इसे बोलते हैं क्या? डी सर, डी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, कोई बच्चा क्या एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के बताएगा? एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज है समझना। अच्छा, ये लाइट सीधे जा रही थी ना, यही तो मुड़ गई। अच्छा, मैं इन तीनों की बात करूं तो क्या स्ट्रेट लाइन पे है? ये सब स्ट्रेट लाइन के एंगल है। यानी मैं बात करूं आई आर और डी मिलके क्या 180 बना रहे हैं? ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के, आई आर और डी 180 बना रहे हैं। तो डी कितना बना रहा होगा भाई साहब? 180 माइनस आई प्लस आर। हाँ है ना, 180 माइनस आई प्लस आर। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि आई बराबर आर होता है। क्या होता है? आई बराबर आर। फिर समझिए, ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जैसे मिरर लगी तो ये लाइट घूम गई। जितना घूमी है उसे डेविएशन कहते हैं, जितना घूमी है उसे डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एंगल, अभी डेविएशन चाहिए तो जैसे इसमें हमें डेल्टा चाहिए था तो हमने इन दोनों को जोड़ के 90 बराबर किया था, क्योंकि 90 बना रहा है। अगर इन तीनों को देखा जाए तो आई आर और डेल्टा, आई आर और डेल्टा मिलके क्या बना रहे हैं? 180। तो आई प्लस आर प्लस डी बराबर 180। तो डी की वैल्यू होगी 180 माइनस आई प्लस आर, पूरा ब्रैकेट में ले लिया मैंने। अच्छा, आई और आर बराबर होते हैं तो मुझे आर तो पता ही नहीं होता ना, मुझे तो आई पता होगा क्योंकि मैंने लाइट भेजी है। तो मैं आर की जगह भी आई रख देता हूँ। तो डी बराबर 180 माइनस आई प्लस आई, तो कितना हो गया? 180 माइनस 2i। ये हो गया डेविएशन, ये हो गया एक और फॉर्मूला डेविएशन। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और करते, देखो 2 कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 कॉमन हो रहा है। तो अंदर क्या बच गया? 90 माइनस आई। क्या बन गया? 90 माइनस आई, 90 डिग्री माइनस आई। और अभी बताया था 90 माइनस आई क्या होता है? डेल्टा। 90 माइनस आई क्या होता है? डेल्टा। तो ये हो गया 2 डेल्टा। मतलब क्या है सर? चुटकियों में सवाल लगेगा। अगर लाइट मिरर के साथ 30 डिग्री बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, तो लाइट कितना डेविएट हुई होगी? बिना मिरर के लाइट अगर सीधे जा रही थी 30 डिग्री बनाते हुए, जैसे मिरर लगाएंगे तो लाइट कितना डेविएट होगी? दैट इज 30 × 2 मींस 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। लाइट बिना मिरर के अगर 30 डिग्री के साथ, या ऐसे माने हॉरिजॉन के साथ या मिरर के साथ 30 डिग्री बना रही, और अगर मिरर ना होता तो लाइट सीधे चली जाती। लेकिन अगर मिरर हो गया है तो वो मिरर के साथ 30 डिग्री बनाते हुए आ रही है, तो वो जब जाएगी तो कितना रिफ्लेक्ट, कितना डेविएट कर गई? कितना डेविएट कर देगी? डेविएशन एंगल होगा 2 डेल्टा, मतलब 2 × 30, दैट इज 60 डिग्री। मैंने 30 एग्जांपल के लिए, ऐसा नहीं डेल्टा हमेशा 30 हो, जैसा भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया हो वैसे कर देना। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो गया भाई साहब डेविएशन, ये हो गया आपका ग्लेंसिंग एंगल। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा रिफ्लेक्शन आपका हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं उसको जरूर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। ठीक है, और जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी हैं सबका रिवीजन करना, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ नहीं होना है, समझे? तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद की बातें करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स। अब मिरर क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ नोट किया था ना, मिरर लिया है यहाँ पर। तो मिरर क्या चीज़ होती है जो तुम्हारे घर पर होता है, जिसमें तुम अपने आप को संवारते हो, दैट इज मिरर। तो मिरर क्या चीज़ है और कितने टाइप के मिरर होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।